U103 हिंदी। अध्याय 1021 फायरबॉल निषिद्ध तकनीक एलायंस लीडर वुड व्हाइट गोल्ड जेड के लिए अतिरिक्त _3 फायर बुद्ध की आंखें चमक उठी। बदबूदार बच्चे, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। अपनी आस्तीन के एक झटके से उसने उसे आग की एक किरण में बदल दिया और मोहुआ की ओर वार करने लगी। मोहुआ ने बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भले ही वह बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसकी चाल ढाल अस्थिर हो गई और वह एक तरफ लुढ़क गया, कुछ अस्त व्यस्त सा दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी मोहुआ ने अपने दांतों को दबाया और अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दूसरी संकरी घाटी की ओर दौड़ पड़ा, अपनी मौत की तलाश में। अग्नि बुद्ध ने ठंडे स्वर में उपहास किया और मोहुआ का घाटी में पीछा करना जारी रखा। जैसे ही यह निश्चित लगने लगा कि मोहुआ बचकर भागने में असमर्थ हो जाएगा, अग्नि बुद्ध ने एक और अग्नि ब्लेड चलाया। अंधेरी रात के बीच में लाल आग की धार विशेष रूप से आकर्षक थी, जो जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही आग की धार मोहुआ पर हमला करने वाली थी, कई हवा की धारें अचानक बगल से निकल आईं, जिससे वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई। अग्नि बुद्ध आश्चर्यचकित रह गए और जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उन्होंने गू चांगहुआई को दूरी पर खड़ा देखा। उनकी सुंदर निगाहें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। इस बीच मोहुआ ने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करते हुए फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। प्रवेश द्वार पर जोरदार धमाके के साथ पत्थर गिरने लगे, जिससे घाटी पूरी तरह से बंद हो गई। तब अग्नि बुद्ध को समझ में आया, उस बदमाश ने फिर से उसके खिलाफ साजिश रची थी। ऐसा दिखावा करें कि आप पर काबू पा लिया गया है, उसे कदम दर कदम यहां तक ले जाएं और फिर घाटी को बंद कर दें। और घाटी के अंदर एक शक्तिशाली शत्रु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये घाटी अपरिहार्य नहीं थी, लेकिन चाहे चट्टानों पर चढ़ना हो या दरवाजा तोड़ना हो, इसमें समय लगेगा। कम से कम एक दुर्जय दुश्मन की चौकस निगाहों के सामने आराम से भागने का कोई मौका नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, या तो वह जीवित रहेगा या गू चांगहुआई। जहां तक उस बदमाश का सवाल है। अग्नि बुद्ध ने चारों ओर देखा, उनकी निगाहें धुंधली पड़ गईं। फिर चला गया। लानत है छिपाने की तकनीक पर। अग्नि बुद्धा बहुत परेशान था, वह अब मोहुआ के साथ खुद को और अधिक चिंतित नहीं कर सकता था। महान युद्ध छिड़ने वाला था। गू चांगहुआई को भी पता था कि अग्नि बुद्ध को मारने का यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। यदि वह उसे अभी मारने में असफल रहा, तो एक बार अग्नि बुद्ध बच निकले और सफलता प्राप्त कर ले, अगले क्षेत्र में आगे बढ़ जाए और स्वर्ण कोर तक पहुंच जाए, तो बाद में उसे मारना स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन होगा। आखिरकार अग्नि बुद्ध ने जो साधना की वह एक भयावह निषिद्ध तकनीक थी। अग्नि बुद्ध भी निडर थे। ये स्थान कियानिक्सुए राज्य की सीमा के किनारे पर था। यदि वे 5वीं श्रेणी के कियानिक्सु राज्य की सीमा में प्रवेश करते, तो गू चांगहुआई अपने स्वर्ण कोर खजाने का बिना रोक टोक उपयोग कर सकते थे और अग्नि बुद्ध निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ किंचेन पर्वत के भीतर अभी भी द्वितीय श्रेणी का प्रतिबंध था। यदि गू चांगहुआई अपनी साधना को दबा नहीं सका और स्वर्ण कोर शक्ति का अंधाधुंध उपयोग किया, तो मरने वाला व्यक्ति गू चांगहुआई होगा। और अग्नि बुद्ध एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, गू चांगहुआई के शरीर का उपयोग करके अपनी निषिद्ध तकनीक को परिष्कृत कर सकते हैं, जिससे उनकी बुरी क्यूई बढ़ सकती है। और वो बदमाश, एक बार जब गू चांगहुआई की मृत्यु हो गई, तो उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। निस्संदेह वह बच्चा भी अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा। यहाँ तक कि अगर उसे उल्का अग्नि कौशल का उपयोग करना पड़ा, तो इंच इंच करके वह उसे नष्ट कर देगा और उसकी हड्डियों को राख में बदल देगा। अग्नि बुद्ध ने अपनी भुजाएं फैला दी और आग की वर्षा से आकाश भर गया। गू चांगहुआई ने अपना पंखा हिलाया और हवा ब्लेड की तरह घूमने लगी। एक क्षण बाद हवा और आग ऐसे फैल गई जैसे कोई मोर अपनी पूंछ के पंख फैला रहा हो। आध्यात्मिक शक्ति और दुष्ट शक्ति में टकराव हुआ, मंत्र आपस में गुंथ गए और लगातार नरसंहार हुआ, एक के बाद एक विस्फोट हुए। मोहुआ, जो दूर से देख रहा था, डर से कांप रहा था। सौभाग्य से घाटी काफी विशाल थी और वह काफी दूर छिपा हुआ था, इसलिए उस समय उस पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने इस क्षण का उपयोग ध्यान और विश्राम करने के लिए किया, जिससे उनकी दिव्य अनुभूति और आध्यात्मिक शक्ति पुनः जागृत हुई। मोहुआ ने दूरी पर हो रहे शोरगुल के प्रति सतर्क रहते हुए आराम किया। समय बीतता गया और मोहुआ ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि भयंकर युद्ध अभी भी जारी था और आकाश अब हल्का सफेद हो गया था। मोहुआ की दृष्टि, जो दिव्य अनुभूति और आध्यात्मिक शक्ति से पुनर्तः बहाल हो चुकी थी, बर्फीली हो गई। दोपहर 1 बजे के बाद 7वां दिन होगा।
इसके अलावा यह उनकी छुट्टी का आखिरी दिन भी था। 7 दिनों के भीतर अग्नि बुद्ध को मरना होगा। मोहुआ को अग्नि बुद्ध द्वारा घेर लिया गया था और उसका लगातार पीछा किया गया था तथा वह पूरी रात शर्मिंदगी के कारण भागने को मजबूर था। उसने पहले ही अपने पेट में आग भर ली थी। मुझे विदा करने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें पहले तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। मोहुआ धीरे से खड़ा हुआ और अग्नि बुद्ध को देखने लगा। उसकी पुतलियां एक क्षण में काली हो गईं, मानो वे गहन रात्रि की परत में लिपटी हों। दूसरी ओर अग्नि बुद्ध, जो लंबे समय से गू चांगहुआई के साथ लड़ रहे थे, को अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर दुष्ट क्यूई नियंत्रण से बाहर होने के सूक्ष्म संकेत दिखा रही है। क्या चल रहा है? अग्नि बुद्ध का हृदय भय से भर गया। उसके आराम के बाद उसकी दुष्ट क्यूई को ठीक हो जाना चाहिए था, तो फिर वह अचानक नियंत्रण कैसे खो सकती है? ये हो सकता है। अग्नि बुद्ध ने अपने आसपास का दृश्य देखा और सचमुच उन्होंने मोहुआ को एक और देखा। मोहुआ का पूरा आभामंडल विचित्र था, लेकिन क्योंकि वह रात के अंधेरे में घिरा हुआ था, उसका रूप अस्पष्ट और पूरी तरह से अदृश्य था। और अगले ही क्षण मोहुआ की काली पुतलियों के भीतर सफेद क्यूई की एक लकीर दिखाई देने लगी। स्वर्गीय गुप्त गणना को ट्रिकी गणना द्वारा बल दिया गया, जिससे स्वर्गीय रहस्य को बलपूर्वक उलट दिया गया, जिससे प्रभाव पीछे की ओर चला गया। अग्नि बुद्ध को अपनी क्यूई में पूर्ण अव्यवस्था महसूस हुई, मानो कुछ जंजीरों को जबरदस्ती मरोड़ा जा रहा हो, और उनके शरीर के चारों ओर की दुष्ट क्यूई अनियंत्रित रूप से उलटने लगी। दुष्ट क्यूई उलटने लगी। अग्नि बुद्ध का चेहरा राख जैसा हो गया। इस लड़के को ऐसी विधि कैसे पता? उन्होंने राक्षसी मार्ग साधना के इतने गहन कौशल कहाँ से सीखे थे? क्या वह दानव संप्रदाय का सच्चा शिष्य था? कुछ असंभव नहीं। ये बच्चा कोई दानव साधक नहीं था। अग्नि बुद्ध के मन में विचार तेजी से दौड़ने लगे और तभी उन्हें एक अनुभूति हुई। राक्षसी पद साधना की सच्ची नियमावली इस बदमाश ने चुरा ली थी। वह इसे तुरंत नहीं सीख सकता था, है ना? उसके अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। अग्नि बुद्ध को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका ताओवादी हृदय टूटने वाला है। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, उल्टी दुष्ट क्यूई ने उसके पूरे शरीर पर आक्रमण कर दिया था। ये दुष्ट क्यूई, जिसे उसने अनगिनत लोगों की हत्या करके विकसित किया था, अब कारण और प्रभाव द्वारा बलपूर्वक उलट दिया गया, जिससे उसे नुकसान वापस मिल गया। ये सब उसकी अपनी दिव्य इंद्रिय में प्रवाहित हो गया। दूसरों को नुकसान पहुंचाना स्वयं को नुकसान पहुंचाना है। अग्नि बुद्ध का रंग अचानक काला और भूरा हो गया। उसकी दिव्य इंद्रिय भी दुष्ट क्यूई से भर गई, जो भयावह आक्रोश और भयानक विलाप से भरी हुई थी। गू चांगहुआई, जो कि घटित हुआ था, से अनभिज्ञ था। उसने देखा कि अग्नि बुद्ध पर दुष्ट क्यूई द्वारा प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, और वह तुरंत उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। पवन ब्लेड एक बवंडर भाले में तब्दील हो गया और अग्नि बुद्ध की छाती की ओर तेजी से बढ़ा, ताकि उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दे। महत्वपूर्ण क्षण में फायर बुद्ध ने स्पष्टता का एक निशान हासिल किया। पवन ब्लेड को आते देख अग्नि बुद्ध ने अपनी भुजाएं पार कर ली, उनकी आंखें रक्त लाल हो गईं, और उन्होंने भयंकर गर्जना की। सभी कर्म अग्नि को एक ढाल बनाने के लिए आपस में गुंथ लिया और उसे अपने सामने रोक दिया। टोर्नेडो लॉन्ग स्पीयर ईविल फायर शील्ड से टकराया। आध्यात्मिक शक्ति और बुरी शक्ति आपस में टकरा गईं, हवा और आग आपस में मिल गईं, और आसपास के पहाड़ और चट्टानें भी आध्यात्मिक शक्ति के दबाव में कुचलकर धूल में बदल गईं। आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव के समाप्त हो जाने के बाद अग्नि में तपते हुए बुद्ध का शरीर पहले से ही जर्जर हो चुका था। उसकी भुजाएं हवा के ब्लेड से उत्पन्न बारीक कटों से ढकी हुई थीं, जिनमें स्पष्ट रूप से गंभीर चोटें दिख रही थीं। दूसरी ओर गू चांगहुआई की सांस भी काफी कमजोर हो गई थी, जो स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक शक्ति के अत्यधिक उपभोग के कारण था। घाटी अचानक शांत हो गई। गू चांगहुई की नजर थोड़ी गंभीर हो गई। अज्ञात समय के बाद अग्नि बुद्ध की धीमी हंसी ने मौन तोड़ा। अच्छा, तुमने मुझे इस मुकाम तक धकेल दिया है। अग्नि बुद्ध की आवाज ठंडी हो गई, धीरे धीरे वह मानवीय नहीं रही। चून की बात यहां तक पहुंच गई है, तो मैं यह मानव त्वचा त्याग दूंगा और पूरी तरह से अपने स्वामी में परिवर्तित हो जाऊंगा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, अग्नि बुद्ध ने ड्रैगन की आंख के आकार की एक रक्त गोली निकाल ली थी। रक्त की गोली, जो मांस से बनी हुई प्रतीत होती थी, अभी भी थोड़ा कांप रही थी। अग्नि बुद्ध ने जल्दी से गोली अपने मुंह में ठूंस ली। उसकी गति इतनी तेज थी कि न तो गू चांगहुआई का पवन ब्लेड और न ही मोहुआ का फायरबॉल उसे रोक सका। जैसे ही गोली उसके मुंह में गई, अग्नि बुद्ध की अभिव्यक्ति भयंकर हो गई।
उसकी छाती दो ज्वलंत दिलों के साथ अचानक धड़क उठी, जो पहले से ही एक दुष्टपद जादुई खजाने का भ्रूण बना रही थी। अग्निबुद्ध का शरीर तेजी से फूल गया और वह क्षण भर में 2 फुट लंबा हो गया। उसके पूरे शरीर में गंदी कर्म अग्नि जल रही थी। उसका चेहरा, त्वचा और मांस पूरी तरह झुलस गया था। वह इस तरह विकृत हो गया था मानो भयंकर आग से तबाह हो गया हो। उसी समय उनकी आभा एक बार फिर बढ़ गई। गू चांग हुई। अग्नि बुद्ध की आवाज कर्कश और डरावनी थी। आज यदि आप गोल्डन कोर की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो आप मर जाएंगे, लेकिन यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो भी आप मर जाएंगे। अग्नि बुद्ध ने अपना हाथ हिलाया और एक लाल भूत चेहरे वाला अग्नि चाकू हवा में टूट पड़ा। इसकी भयानक आभा आतंक पैदा कर रही थी, क्योंकि यह गू चांगहुआई की ओर तेजी से बढ़ रहा था। गू चांगहुआई की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उन्होंने इसे रोकने के लिए एक पवन ढाल बनाने के लिए अपने पंखे को लहराया, लेकिन यह पूरी तरह से अप्रभावी था। अग्नि चाकू से विंड शील्ड टूट गई। गू चांगहुआई कई कदम पीछे हट गया और मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम जानवर तो इंसान होने के भी लायक नहीं हो। अग्नि बुद्ध ने व्यंग्य किया, तुम्हारा मतलब उस मानव से है जो सिर्फ चमड़े की एक थैली है। इस दुनिया में कितने लोग इस चमड़े की बोरी को पहनकर राक्षसी कृत्य करते हैं। मानव त्वचा में एक मानव, कभी कभी वे जानवरों से भी अधिक क्रूर होते हैं। गू चांगहुआई ने अपने चेहरे पर क्रोध के साथ एक बार फिर अग्नि बुद्ध की ओर पवन ब्लेड छोड़े, लेकिन इस बार अग्नि बुद्ध ने चकमा भी नहीं दिया। उन्होंने पवन ब्लेडों को अपने शरीर में कटने दिया, जिससे उनका मांस फट गया और उनकी त्वचा फट गई। एक क्षण में ये शरीर पुनः जीवंत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। मांस का पुनर्जनन। गू चांगहुई पीला पड़ गया, उसका दिल ठंडा हो गया। यदि ऐसा होता तो वह इस राक्षस रूपी अग्नि बुद्ध को मारने में सक्षम नहीं होता। तभी मोहुआ बगल से चिल्लाया, अंकल गू, इसके हृदय मेरिडियन पर निशाना लगाओ। गू चांगहुई रुके और फिर समझ गए। अग्नि बुद्ध का हृदय मेरिडियन उनके अपने दुष्टपद जादुई खजाने के भ्रूण का पोषण कर रहा था। यह अग्नि बुद्ध की समस्त दुष्ट शक्तियों का स्रोत तथा उनकी महत्वपूर्ण कमजोरी दोनों थी। अग्नि बुद्ध की अभिव्यक्ति बदल गई, तुम छोटे जानवर हो। लेकिन अपनी दिव्य इंद्री से स्कैन करने के बाद भी वह महुआ का पता नहीं लगा सका। अपने मानव रूप को त्यागने के बाद उसकी दुष्ट शक्ति अधिक शक्तिशाली हो गई और उसका शरीर पुनर्जीवित हो सका, लेकिन मानवता के बिना उसकी दिव्य भावना भी पतित हो गई। अग्नि बुद्ध महुआ को देख नहीं सकते थे। उस संक्षिप्त क्षण में गू चांगहुआई ने भी पवन ब्लेड को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। जैसा कि महुआ ने कहा, वो बलपूर्वक अग्नि बुद्ध के हृदय मेरिडियन को अलग करने की कोशिश कर रहा था। अग्नि बुद्ध ने एक उग्र अभिव्यक्ति प्रकट की, लेकिन वह केवल अपने बाएं हाथ से अपनी छाती को ढकने के लिए पवन ब्लेड को रोकने के तरीके ही सोच पा रहे थे। उसके दाहिने हाथ ने एक जादू का प्रयोग किया, जो गू चांगहुआई के साथ भयंकर रूप से टकराया। हालांकि कई लगातार भयंकर युद्धों के बाद गू चांगहुआई की आध्यात्मिक शक्ति अचानक सुस्त हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। गू चांगहुई के दिल में कड़वाहट भर गई। आखिरकार वह तो एक इंसान ही था। यद्यपि उसकी आध्यात्मिक शक्ति गहन थी, फिर भी वह अग्नि बुद्ध की तरह नहीं था, जो दुष्ट गोलियों को परिष्कृत करने के लिए लोगों को मार सकता था, स्वयं को पूरक बना सकता था और यहाँ तक कि अपने मानव रूप को त्यागकर पुनर्जीवित शरीर के बदले में दुष्ट दानव में उतर सकता था। मानव प्रयास कभी कभी अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं। गू चांगहुआई को अचानक अपने मेरिडियन में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। वह जानता था कि यह आध्यात्मिक शक्ति के अत्यधिक प्रयोग का संकेत था। उसकी मेरिडियन, जो लगातार मंत्रों को संघनित कर रही थी, पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इस तरह आगे बढ़ते हुए उसे डर था कि वह सचमुच एक मृत अंत तक पहुंच जाएगा। और मोह हुआ। गू चांगहुआई ने अपने होंठ काट लिए, जिससे खून बहने लगा और उसने तीव्रता से सोचा, भाड़ में जाए, चाहे कुछ भी हो, मुझे पहले अग्नि बुद्ध को मारना होगा। गोल्डन कोर पावर का सीधे उपयोग करें। यह एक जुआ है। चलो देखते हैं कि मैं पहले अग्नि बुद्ध को मारता हूं या स्वर्गीय दाओ मुझे पहले मारता है। गू चांगहुआई की आंखों में एक निर्मम हत्या की भावना प्रज्वलित हो उठी। उसके दानतियान ने गोली की अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसका शरीर एक उत्तम आभा से आच्छादित हो गया और उसके दाहिने हाथ में एक चमकदार और अत्यंत शक्तिशाली 7 रंगों वाला मोरपंख वाला खजाना पंखा प्रकट हुआ। अग्नि बुद्ध भी स्तब्ध रह गए। उसने गू चांगहुआई को भयभीत और हैरान होकर देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गू चांगहुआई सचमुच हिम्मत करेगा।
वास्तव में इस द्वितीय श्रेणी क्षेत्र में गोल्डन कोर पावर का उपयोग करने की हिम्मत। वह सचमुच मरने से नहीं डरता था। अग्नि बुद्ध की दृष्टि में उपहासपूर्ण मनोरंजन का भाव प्रकट हुआ। गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति पानी की तरह गंभीर थी, उसकी हत्या की मंशा हड्डियों तक चुभ रही थी, उसका अपना जादुई खजाना पहले से ही प्रकट हो चुका था और गोल्डन कोर पावर कार्यरत थी। उस क्षण वह अचानक रुक गया, फिर उसकी पुतलियां आश्चर्यजनक रूप से फैल गईं। अग्नि बुद्ध उसके ठीक सामने खड़े थे और उसी समय गु चांगहुआई ने एक धुंधली आकृति देखी जो अग्नि बुद्ध का ध्यान अपनी ओर होने का फायदा उठाते हुए ठंडी मुस्कान के साथ अकल्पनीय रूप से अग्नि बुद्ध के पीछे आ गई थी। तब शून्य में से दो छोटे हाथ प्रकट हुए, हाथ खुल गए और प्रत्येक हथेली में आग का गोला बन गया। बस साधारण साधारण फायरबॉल्स, लेकिन पलक झपकते ही आग की रोशनी में भारी परिवर्तन आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अत्यंत प्रबल बल द्वारा इसे दबाया गया हो। दो अग्निगोल अचानक टकराए और फिर प्रत्येक विचित्र रूप से विकृत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे फायरबॉल्स के अंदर कुछ सीधे ढह गया हो, फिर भी बलपूर्वक वापस एक साथ जुड़ गया हो। मंत्र की आभा तुरंत मुड़ गई और परिवर्तित हो गई। आध्यात्मिक शक्ति की आंतरिक संरचना बदल गई, रहस्यमय पैटर्न उभरने लगे और पुनः संगठित होने लगे, साथ ही शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह भी हुआ। दोनों अग्निगोलों ने संघर्ष किया, रूपांतरित हुए और एक साथ विलीन हो गए, जिससे एक छोटा किंतु अधिक भयावह बैंगनी काला अग्निगोल बन गया जो आपस में गुथे हुए मैग्मा जैसा दिखता था। अग्नि बुद्ध को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कुछ बहुत ही भयानक चीज बन रही है। वह पीछे मुड़ना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक परिचित किंतु कर्कश ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या आप मुझे कोई मंत्र सिखाना चाहते हैं? उसी क्षण उसकी पीठ में तीव्र गर्म दर्द फैल गया। वह भयानक अग्नि आध्यात्मिक शक्ति थी जो उसके शरीर को जला रही थी। तभी एक अत्यंत शक्तिशाली किंतु स्थिर विस्फोट की ध्वनि गूंजी। अग्नि बुद्ध ने अपने सामने केवल विकृत आध्यात्मिक शक्ति और प्रचंड ज्वाला को ही देखा। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी छाती जादू के प्रभाव से फट गई थी और उसमें एक गहरा खुला छेद दिखाई दे रहा था। उसकी छाती में एक छेद हो गया था, लेकिन आखिरकार उनकी साधना फाउंडेशन स्थापना शिखर पर थी और उन्होंने अपने मानव रूप को त्याग कर एक दानव राक्षस जैसा शरीर धारण कर लिया था जिसका मांस पुनर्जनन में सक्षम था। उसकी छाती के चारों ओर का काला पड़ चुका मांस ऐंठने लगा और आश्चर्यजनक रूप से धीरे धीरे ठीक होने लगा। हालांकि अगले ही क्षण अग्नि बुद्ध की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका शरीर जो आधा तड़प रहा था अचानक पूरी तरह से स्थिर और बेजान हो गया, पूरी तरह से ठीक होने में असमर्थ। ऐसा लग रहा था मानो आध्यात्मिक शक्ति की ज्वलंत अग्नि ने उसकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से जला दिया था और उसके भीतर की बुरी शक्ति भी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर से जलकर नष्ट हो गई थी। अग्नि बुद्ध की पुतलियां हिंसक रूप से हिलने लगीं। ये वास्तव में कौन सा मंत्र है? इस बीच छोटे से जुड़े हुए आग के गोले से उत्पन्न हल्की लपटें पूरी तरह से शांत हो गईं। अग्नि बुद्ध की छाती के मध्य में दो दुष्ट कलाकृतियां हृदय प्रकट हुए। यह अग्नि बुद्ध की उल्का अग्नि निषिद्ध कला का मूल था, उनके अपने जादुई खजाने का भ्रूण था जिसे उन्होंने पोषित किया और गोल्डन कोर की और उनकी उन्नति का आधार भी था। ये दोनों हृदय दानव पथ की अत्यंत कीमती दुष्ट कलाकृतियां थीं। हालांकि अब ये दोनों दिल उस अज्ञात भयानक जादू से काले पड़ गए थे, अंधेरे और सुस्त, किसी भी चमक से रहित। यहां तक कि उनका कांपना भी कमजोर था। अग्नि बुद्ध अत्यधिक आतंकित थे। यदि उसने शरीर की मरम्मत नहीं की और दो जादुई खजाने वाले भ्रूणों का पोषण जारी नहीं रखा तो न केवल उसे इस जीवन में स्वर्ण कोर तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं होगी, बल्कि यह भी संभव है कि वह यहीं किंचेन पर्वत पर अपना जीवन खो दे। अग्नि बुद्ध के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने और गोलियां निकालने की कोशिश की, लेकिन उस समय गु चांगहुआई, जो अविश्वसनीय जादू के सदमे से उबर चुका था, ने तेजी से काम किया और अपनी शेष आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके दो और पवन ब्लेडों से हमला किया। ये पवन ब्लेड उस छेद का अनुसरण करते हुए चले गए जिसे मोहुआ ने फाड़ दिया था और सीधे अग्नि बुद्ध के हृदय मेरिडियन पर पहुंचे और एक सुस्त बुरी कलाकृति हृदय पर प्रहार किया। पहले से ही कौशल पैटर्न के पतन और आध्यात्मिक शक्ति सम्लन द्वारा उत्पादित जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा से पीड़ित और टूटने के कगार पर बुरी कलाकृति दिल अंततः दबाव में टूट गया। कई दरारें दिखाई देने के साथ चरमराहट हुई। फिर दरारें बढ़ गईं, जब तक कि यह पूरी तरह से टूट न जाए। अग्नि बुद्ध के हाथ में अभी भी गोलियां थीं, उनकी अभिव्यक्ति कुछ अविश्वासपूर्ण थी। एक क्षण बाद उसके चेहरे से घबराहट गायब हो गई।
उसका चेहरा एक बार फिर करुणामय हो गया। इसमें थोड़ी हैरानी और राहत का भाव भी शामिल था। उसने अपना सिर घुमाकर महुआ पर एक आखिरी नजर डालने की कोशिश की। तो ऐसा हुआ कि मैं सचमुच इस लड़के के हाथों मर जाऊंगा। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। दुष्ट कलाकृति हृदय का संतुलन अपरिवर्तनीय रूप से खो गया था। बुरी शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई तथा शरीर और शिरोबिंदुओं के माध्यम से पीछे की ओर बढ़ने लगी। अग्नि बुद्ध का पूरा शरीर दुष्ट अग्नि से भर गया था, जो स्वयं प्रज्वलित हो रही थी। उनका मांस फूल गया और विकृत हो गया। गु चांगहुआई की पुतलियां फड़कने लगी और उसका दिल बैठ गया। दुष्ट शक्ति नियंत्रण से बाहर, मांस विस्फोट। यह अच्छा नहीं है। पलक झपकते ही गु चांगहुआई ने फायर बुद्धा के पीछे महुआ की ओर देखा, तिरस्कारपूर्वक अपनी जीभ चटकाई और एक चमक के साथ महुआ के सामने खड़ा होकर उसे जमीन पर गिरा दिया। महुआ ने खुद को एक बड़े मांस ढाल द्वारा सुरक्षित महसूस किया। तभी उसके कानों में एक बहरा कर देने वाला विस्फोट गूंजा। ध्वनि तीव्र थी तथा आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव हिंसक थे। विस्फोटित दुष्ट अग्नि अपनी शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति के साथ आग की प्रचंड लहर की तरह तुरंत फैल गई। पेड़ राख में बदल गए, चट्टानें धूल में बदल गईं। जमीन पूरी तरह काली हो गई थी। अनिश्चित समय के बाद विस्फोट शांत हो गया। महुआ ने अंततः अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि घाटी तबाह हो चुकी थी, बंजर और खाली हो चुकी थी। लेकिन सारा नुकसान अंकल गू को सहना पड़ा था। वह सुरक्षित था। महुआ ने गु चांगहुआई को हिलाया तो पाया कि वह बेहोश हो गया है और उसके हिलाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। महुआ ने संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की और देखा कि गु चांगहुआई की पीठ घावों से भरी हुई थी, खून बह रहा था, जिससे वह चौंक गया। अंकल गु, महुआ ने उत्सुकता से पुकारा। अंकल गु, आप मरे नहीं हैं, है ना? अंकल गु, आप कम से कम एक गोल्डन कोर हैं। अंकल गु, आप इतने बेकार नहीं हो सकते। अंकल गु, कुछ हिम्मत दिखाओ। आखिरकार गु चांगहुआई में थोड़ी जान दिखाई दी। उसकी सांसें धीमी थीं, आवाज धीमी थी, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसते हुए महुआ से कहा, चुप रहो। यदि वह नहीं मरा तो इस बच्चे के शब्द उसे क्रोधित कर देंगे। महुआ ने राहत की सांस ली। मरा नहीं। थोड़ी सांस लेने का मतलब था कि वह अभी भी ठीक था। उसने तुरंत अपने स्टोरेज बैग में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पास कोई भी उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु नहीं है। महुआ ने गु चांगहुई के स्टोरेज बैग को देखना शुरू किया। गु परिवार का पुत्र, दाव दरबार के समारोह विभाग का सदस्य तथा स्वर्ण कोर साधक होने के नाते उसके भंडारण बैग में उच्च श्रेणी की गोलियां होनी चाहिए। थोड़ी देर खोजने के बाद महुआ ने गु चांगहुआई के बैग से बोतलों और जार का एक गुच्छा निकाला। महुआ ने प्रत्येक को पहचान लिया। कुछ ने संभवतः रक्तस्राव को रोक दिया, कुछ ने ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लिया, अन्य ने अग्निविष को हटा दिया, कुछ ने मध्याह्न रेखाओं की रक्षा की, क्यूई सागर की रक्षा की और यहाँ तक कि जीवन को भी लंबा कर दिया। ये बातें महुआ ने अपनी गोली के पाठ्यक्रमों में सीखी थीं। उसने कुछ ऐसी गोलियां ली जिन्हें वह स्पष्ट रूप से पहचान सकता था और जिनके प्रभाव स्पष्ट थे। कुछ ऐसी जिन्हें वह स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सका, लेकिन जो चोटों के लिए उपयोगी प्रतीत हुई। और कुछ ऐसी जिन्हें वह अलग नहीं बता सका, लेकिन जो निगलने पर किसी व्यक्ति की जान नहीं लेंगी, और उन सभी को गु चांगहुआई के मुंह में ठूंस दिया। यद्यपि इन गोलियों के अवयव जटिल थे, संभवतः किसी संयोग से वे अंकल गु की चोटों के लिए उपयोगी हो सकते थे। सबसे बुरी स्थिति तो यह है कि कोई भी गोली न लेने से ज्यादा बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। थोड़ी देर बाद महुआ ने धीरे से पूछा, अंकल गु, आप मरे नहीं हैं, है ना? गु चांगहुआई ने खून थूक दिया। ये स्पष्ट नहीं है कि यह क्रोध के कारण था या गोलियों के प्रभाव के कारण रुका हुआ खून बाहर निकल गया। उसकी सांसें भी थोड़ी सामान्य हो गईं। आपकी बदौलत मैं अभी तक मरा नहीं हूं, गु चांगहुआई ने उदासीनता से कहा। महुआ को अंततः पूरी तरह से राहत महसूस हुई। उसने गु चांगहुआई का स्टोरेज बैग फिर से उठाया और रिकॉर्ड पलटते हुए एक लेटर टोकन पाया। ये गु परिवार के प्रवर्तन नेता का लग रहा था और उसने एक संदेश भेजा। किनचेंग पर्वत, कटे हुए सिर वाली आंख, घाटी के दाहिनी ओर, जल्दी आओ। संदेश भेजने के बाद महुआ ने अग्नि बुद्ध को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। अग्नि बुद्ध की दुष्ट कलाकृति और अनियंत्रित दुष्ट शक्ति के असंतुलन के कारण आत्मविस्फोट हुआ, जो अत्यधिक शक्तिशाली था, जिससे वास्तव में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि अवशेष भी नहीं। इस तरह एक दया। महुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। उसे अभी भी अग्नि बुद्ध से बहुत कुछ पूछना था। जी परिवार को क्यों नष्ट कर दिया जाए?
क्या सिर्फ बुराई को बढ़ावा देने और कौशल का अभ्यास करने के लिए? जी परिवार को खत्म करने के बाद उसने वास्तव में क्या किया? दानव महल किसके लिए बनाया गया था? और वह सम्मानित स्वामी कौन था जिसे इसमें प्रतिष्ठापित किया गया था? अल्पविराम। अब चूंकि अग्निबुद्ध की मृत्यु हो चुकी है, ये प्रश्न कुछ समय तक अनुत्तरित ही रहेंगे। लेकिन यह अच्छा ही हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई, बिल्कुल साफ सुथरी मृत्यु हुई, जिससे दुनिया को और अधिक विपत्ति से बचाया जा सका। अन्य मामलों की जांच बाद में धीरे धीरे की जा सकती है। मो हुआ ने फिर से उस जगह पर नजर डाली जहां अग्निबुद्ध की हड्डियां अब मौजूद नहीं थीं, और आह भरी। इस अग्निबुद्ध को मारना असाधारण रूप से कठिन साबित हुआ। सौभाग्यवश अंत में वह मारा गया। इसके बाद मो हुआ ने मौके पर कुछ संरचनाएं स्थापित की, अंकल गू की जीवन शक्ति पर नजर रखते हुए अचानक मौत को रोका और चुपचाप दूसरों के आने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद लोग सचमुच आ गए। ये गुवन और गुकवान थे। युवा मास्टर चांगहुआई को दयनीय और लहूलुहान अवस्था में मुश्किल से जीवन से चिपके हुए देखकर उनकी आत्माएं लगभग डर गईं। वह अभी भी जीवित है, मो हुआ ने कहा। तभी गुवन और गुकवान को राहत महसूस हुई। मो हुआ ने कहा, आपातकालीन सहायता के लिए कुछ पिल मास्टर्स को बुलाओ, और जब तुम पुष्टि कर लो कि वह स्थिर है, तो अंकल गु को शांति से स्वास्थ्य लाभ करने के लिए गु परिवार के पास वापस भेज दो। गुवन और गुकवान ने झुककर कहा, हाँ युवा गुरु। दानव गुफा के विनाश के बाद उनके दिलों में जूनियर फॉर्मेशन मास्टर मो हुआ का स्थान तेजी से बढ़ गया था। अब यह उनके अपने युवा गुरु से बस थोड़ा ही नीचे था। गुवन ने तुरंत लेटर टोकन का उपयोग करके मदद के लिए पुकारा। युवा मास्टर। गुकवान एक पल के लिए झिझका, इधर उधर देखा, फिर मो हुआ की ओर मुंह करके पूछा, यहाँ वास्तव में क्या हुआ था? पूरी घाटी क्यों बदल गई? युवा गुरु को इतनी गंभीर चोटें कैसे आईं? क्या अग्निबुद्ध सचमुच मर चुके हैं? गुवन और गुकवान दोनों ही सवालों से भरे हुए थे। मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, अग्निबुद्ध ने मुझे मारने की कोशिश की, मैं पहाड़ों में भाग गया, अंकल गु मुझे बचाने आए, और फिर अपनी पूरी ताकत से अग्निबुद्ध को मार डाला, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। गुवन और गुकवान ने विश्वास और संदेह के मिश्रण के साथ सिर हिलाया। याद रखो, मो हुआ ने कठोर चेहरे के साथ गंभीरता से आग्रह किया, यह अकेले अंकल गु थे जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से दुष्ट अग्निबुद्ध को मार डाला था। जब लोग बाद में आए तो इसकी घोषणा करना। गुवन और गुकवान ने एक दूसरे को देखा, थोड़ा उलझन में। मो हुआ ने अपने दोनों छोटे हाथ आगे बढ़ाए, उनके कंधों को थपथपाने के इरादे से। हालांकि लंबे होने के कारण गुवन और गुकवान के कंधे छोटी भुजाओं वाले मो हुआ की पहुंच से बाहर थे। गुवन और गुकवान ने मौन सहमति में मो हुआ को अपने कंधों तक पहुंचने देने के लिए नीचे बैठ गए। मो हुआ अंततः सफल हुआ, उसने सिर हिलाया, फिर अपनी आवाज धीमी की और कहा, आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग अंकल गु का श्रेय चुरा लें, है ना? अब उन्हें इसका निहितार्थ समझ में आ गया और उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। अग्निबुद्ध मर चुके थे, युवा मास्टर चांगहुआई गंभीर रूप से घायल थे, और युवा मास्टर मो के अलावा किसी और को नहीं पता था कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ था। वे यंग मास्टर मो की क्षमताओं से परिचित थे, लेकिन दूसरों के लिए यंग मास्टर मो सिर्फ एक बच्चा था जिसका कोई खास प्रभाव नहीं था। वह जो कुछ भी कहता, दूसरे लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। इस प्रकार कुछ गुप्त उद्देश्य वाले लोग आसानी से श्रेय का दावा कर सकते हैं। गुएन और गुकवान गंभीर हो गए। वे इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? युवा गुरु ने अग्निबुद्ध को बहुत बड़ी कीमत पर मार डाला। इस श्रेय को हड़पना नहीं चाहिए। इस प्रकार शुरू से ही उन्हें ये दावा करना पड़ा कि यह युवा मास्टर चांगहुआई अकेले थे जिन्होंने अग्निबुद्ध को मार डाला था। गुवन और गुकवान समझ गए और मो हुआ की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखने लगे। युवा मास्टर मो एक महान व्यक्ति थे और सचमुच अपने युवा स्वामी के प्रति अच्छे हैं। गुकवान ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो युवा मास्टर मो, मैं तुरंत खबर फैला दूंगा। मो हुआ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। बाद में गु परिवार के गोली मास्टर्स पहुंचे और युवा मास्टर चांगहुआई की चोटों की जांच की और बताया कि गोलियां समय पर दी गई थीं, उनकी क्यूई और रक्त धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और मेरिडियन विनियमित थे, कोई गंभीर समस्या नहीं थी। युवा मास्टर चांगहुआई स्वयं एक मजबूत आधार वाले स्वर्ण कोर साधक थे, इसलिए कुछ आराम के साथ वह ठीक हो जाएंगे। फिर किसी ने युवा मास्टर चांगहुआई को वापस उनके कबीले में ले लिया। युवा मास्टर चांगहुआई द्वारा अकेले अग्निबुद्ध का वध करने की खबर ताओवादी न्यायालय में भी फैल गई, जिससे काफी हलचल मच गई।
एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर द्वारा एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डेमन कल्टीवेटर को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये दानव साधक फाउंडेशन स्थापना के शिखर पर था, अपने बुरे कर्मों के लिए कुख्यात द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा के पार निर्विरोध उत्पात मचा रहा था। स्थिति पूरी तरह से अलग थी। प्रत्यक्षतः और गुप्त रूप से कई साधकों ने अपना ध्यान युवा गुरु चांगहुआई की ओर लगाया। कुछ लोग प्रशंसा कर रहे थे, कुछ सतर्क थे और अन्य के मन में बुरी नीयत थी। अल्पविराम। कबीले में वापस लौटने पर युवा मास्टर चांगहुआई ने कुछ गोलियां ली और जल्दी उठ गए। वेनरेनवान ने जब उसकी चोट के बारे में सुना तो उसने बहुत सावधानी बरती और उसके उपचार के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ गोलियां तैयार की, विशेषकर ये जानते हुए कि मोहुआ की रक्षा करते समय वह घायल हो गया था। उसकी निगाहें और भी अधिक अनुमोदनात्मक थीं। ऐसा लगा जैसे उसका अपना छोटा भाई आखिरकार बड़ा हो गया हो। 100 वर्ष से अधिक आयु के युवा मास्टर चांगहुआई ने भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस किया। गु परिवार भी हंगामे में था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि युवा मास्टर चांगहुआई को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा है और उन्होंने अपने हाथों से दानव साधक अग्नि बुद्ध का वध किया है, तो गु परिवार के बुजुर्ग उनके प्रति और भी अधिक सराहना करने लगे। यद्यपि वह थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे, लेकिन गु परिवार में उनकी पीढ़ी के बीच वास्तव में युवा मास्टर चांगहुआई ही थे जिनकी प्रतिभा और पद्धतियां सबसे अलग थीं। युवा मास्टर चांगहुआई की भावनाएं और भी जटिल हो गईं। शाम होते ही मोहुआ भी विदाई देने आया। वह ताइक्सू गेट की ओर लौट रहा था। 7 दिन की छुट्टी खत्म हो गई थी, अग्नि बुद्ध मर चुके थे और उनका अग्नि कौशल प्राप्त किया गया था। कक्षाएं कल शुरू होने वाली थीं। लेकिन जाने से पहले उसे अभी भी अंकल गू के साथ अपनी गवाही को समन्वित करने की आवश्यकता थी। फल चबाते हुए मोहुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, अंकल गू, आपने अग्नि बुद्ध को अकेले ही मार डाला, कृपया मेरा जिक्र न करें। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, आप श्रेय नहीं लेना चाहते। हम, मोहुआ ने सिर हिलाया। अग्नि बुद्ध एक दानव साधक थे, कौन जानता है कि उनके गुप्त रूप से अन्य अनुयायी या साथी रहे होंगे। एकमात्र फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर के रूप में अगर उन्होंने मुझे निशाना बनाया तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। गू चांगहुआई चुप था, उसके मन में कुछ अवाकता थी। वास्तव में खतरनाक कौन है, दानव साधक या आप? हालांकि ये सच था कि मोहुआ की साधना कम थी और फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में एक साधक के रूप में जोखिम वास्तव में बहुत अधिक थे। गू चांगहुई ने सिर हिलाया, मैं समझता हूं। मोहुआ की आंखें मुस्कुराहट से भर गईं। उस गवाही के समन्वय के साथ सब कुछ सही था। किसी और को ये पता नहीं होगा कि अग्नि बुद्ध की मृत्यु उनसे संबंधित थी। वह अग्नि बुद्ध द्वारा पीछा किया जा रहा था, जो एक संप्रदाय का एक मासूम और छोटा सा शिष्य था। एक पल के लिए विचार करने के बाद गू चांगहुआई ने मोहुआ को फिर से खामोश नजर से देखा। घाटी में 2 आग के गोले आपस में टकराए, कौशल पैटर्न ढह गया, एक साथ जुड़ गया। आध्यात्मिक शक्ति सम्लन ने एक भयानक छोटा आग का गोला बनाया और अग्नि बुद्ध की छाती को चीर दिया। ये छवि उनके दिमाग में उभरी। गू चांगहुआई अपनी पलकें झपकाए बिना गहरी आवाज में बोले, तुम्हारा जादू। मोहुआ चौंका, कौन सा मंत्र? गू चांगहुआई का चेहरा भावहीन था, यहां और कोई नहीं है। मोहुआ ने एक अजीब सी मुस्कान दी, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, बस एक बहुत ही साधारण फायरबॉल तकनीक है। गू चांगहुई की आवाज ठंडी थी। किसी व्यक्ति द्वारा आधारशिला स्थापना के प्रारंभिक चरण में आधारशिला स्थापना के चरम पर एक दानव साधक की छाती को एक ही अग्निगोला तकनीक से भेदना वास्तव में बहुत सामान्य बात है। गू चांगहुआई ने बहुत साधारण शब्द पर बहुत जोर दिया। मोहुआ ने पलकें झपकाईं, ये सब एक संयोग है। अग्नि बुद्ध की छाती में एक महत्वपूर्ण स्थान था, दोष बहुत बड़ा था और शायद यह मेरी फायरबॉल तकनीक से ही छेदा गया था। यह उसका दुर्भाग्य है। मोहुआ का मोटी चमड़ी वाला कागज जैसा मासूम चेहरा देखकर गू चांगहुआई असहाय महसूस करने लगा। गू चांगहुआई ने आह भरते हुए कहा, वापस जाओ और इस पर विचार करो और अधिक विश्वसनीय बहाना ढूंढो। बोलने के बाद उन्होंने एक और वाक्य जोड़ा, आपको मुझे बहाना बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये था कि यदि भविष्य में ये कभी सामने आया, तो जब तक ये दूसरों को मूर्ख बना सकेगा, ये पर्याप्त होगा। मोहुआ की आंखें चमक उठी और वह मुस्कुराया। धन्यवाद अंकल गू। गू चांगहुआई ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। मूल रूप से उसने सोचा था कि मोहुआ की फॉर्मेशन में प्रतिभा अविश्वसनीय थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने एक अत्यंत भयानक मंत्र भी छुपाया था। उसी लोक के अन्य साधक उससे प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते थे? इस बार ताइक्सू गेट को वास्तव में एक छोटा राक्षस मिला।
और बाहर से ये बिल्कुल भी नहीं दिखता था एक मासूमियत भरा चेहरा, बस एक हानिरहित छोटे शिष्य जैसा दिखता था। गू चांगहुआई फिर से अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। ये देखकर कि गू चांगहुआई थोड़ा थका हुआ लग रहा था, मुहुआ ने कहा, अंकल गू, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा, आप आराम करें। मैं संप्रदाय वापस जा रहा हूं। हाँ, गू चांगहुई ने सिर हिलाया। मुहुआ ने लापरवाही से एक स्पिरिट फ्रूट उठाया, मुड़ा और चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद गू चांगहुआई ने उसे आवाज दी, मुहुआ। मुहुआ उलझन में पीछे मुड़ा, ये सोचकर कि गोल्डन कोर दायरे के एक न्यायालय अधिकारी अंकल गू इतने कंजूस नहीं होंगे कि उसे खाने के लिए स्पिरिट फल लेने से मना कर दें। गू चांगहुआई उलझन में दिखे, उनकी निगाहों में गर्व भरा दुख था, और काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उन्होंने अनिच्छा से फुसफुसाया, धन्यवाद। आखिरकार मुहुआ के बिना वह वास्तव में अग्नि बुद्ध को मारने में सक्षम नहीं हो पाता, और अग्नि बुद्ध को न्याय के कटघरे में लाने में असफल होने से भविष्य में अंतहीन परेशानियां पैदा हो जाती। ये धन्यवाद बहुत अनिच्छुक और लगभग अस्पष्ट था। मुहुआ आश्चर्यचकित रह गया, फिर उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल धूप भरी मुस्कान आ गई। जरूर, अल्पविराम। इसके बाद मुहुआ संप्रदाय में वापस आ गया। उन्होंने सबसे पहले एल्डर मास्टर शुन से मुलाकात की और घोषणा की कि उन्होंने अपना प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लिया है और ताओवादी दरबार, मुख्य रूप से गू परिवार, उनके प्रति बहुत आभारी है। बड़े मास्टर झुन को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ और वह संतुष्टि से अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। ताओवादी न्यायालय और गू परिवार के साथ अच्छे संबंध होने से भविष्य की कार्यवाही अधिक सुचारू हो जाएगी। फिर मुहुआ ने अपनी नियमित कक्षाएं फिर से शुरू कर दी। कुछ साथी शिष्यों जैसे चेंग मो, सीटू जियान और जेन फोंग ने कक्षा के बाद उत्सुकता से तरह तरह के प्रश्न पूछे। उन्होंने मुहुआ से पूछा कि उसने 7 दिन की छुट्टी कैसे ली, उसे यह छुट्टी कैसे मिली, किसने दी, इन 7 दिनों में उसने क्या किया। मुहुआ ने बस इतना कहा कि वह 7 दिनों से फॉर्मेशन पर काम कर रहे थे। उनकी रुचि तुरंत समाप्त हो गई। केवल जेन फोंग ने जिज्ञासा से भरकर संरचना के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। मुहुआ ने चुनिंदा रूप से फॉर्मेशन के बारे में कुछ आकर्षक जानकारी साझा की, जिससे जेन फोंग भ्रमित हो गया। बाद में सब कुछ शांत हो गया। मुहुआ ने संप्रदाय में अपना सामान्य स्थिर जीवन फिर से शुरू कर दिया। द्विपर्वतीय दानव गुफा, भयावह दानव महल, कांस्य भूल भुलैया, रहस्यमय वेदी, दानव साधकों की भीड़ तथा नष्ट हो चुके दानव सिर अग्नि बुद्ध सभी धीरे धीरे लुप्त हो गए। और जल्द ही मुहुआ का संप्रदाय में पहला वर्ष समाप्त हो गया। संप्रदाय की साधना अभ्यास समाप्त होने से पहले एक वर्ष अंत मूल्यांकन आयोजित किया जाता है। यह विभिन्न विषयों में शिष्यों की उपलब्धियों का आकलन करता है। ये शिष्यों के लिए एक परीक्षा है और उनकी क्षमता का माप भी है। साथ ही यह संप्रदाय के भीतर उनकी प्रतिष्ठा और उनके महत्व को भी प्रभावित करता है। जब शिष्य अपनी वार्षिक छुट्टियों पर घर लौटते हैं तो यह उनके परिवार के बुजुर्गों के लिए एक स्पष्टीकरण का काम भी करता है। वर्ष का अंत हंसी के साथ होगा या आंसुओं के साथ, ये वर्ष के अंत में किए जाने वाले मूल्यांकन पर निर्भर करता है। वर्ष के अंत में मूल्यांकन की प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया के समान ही है, केवल यह अधिक औपचारिक, अधिक जटिल और अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही धोखाधड़ी के लिए सजा भी अधिक कठोर है। मूल्यांकन पूरा होने के 3 दिन बाद मुहुआ को उसका रिपोर्ट कार्ड प्राप्त हुआ। बिल्कुल सामान्य, 1 ग्रेड ए और 6 ग्रेड सी। फॉर्मेशन निस्संदेह ए है क्योंकि यह उच्चतम संभव ग्रेड है। मुहुआ के 16 पैटर्न दिव्य भावना और गठन में अत्यंत ठोस आधार के साथ, कुछ द्वितीय श्रेणी और यहां तक कि द्वितीय श्रेणी के गठन प्रश्नों का उत्तर देना सरल है। प्रत्येक स्ट्रोक में उनकी संरचना को दोषरहित माना जा सकता है। बड़े मास्टर जून ने अपने दिल में आह भरी। उन्होंने मुहुआ के लिए 1 से ऊपर एक नया ग्रेड बनाने पर भी विचार किया, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उन्होंने आवेग को नियंत्रित कर लिया। बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करना अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि कम प्रोफाइल रखें। फॉर्मेशन में 1 के अलावा अन्य सभी विषय बिना किसी अपवाद के सी थे। इसका मतलब बस इतना है कि मुश्किल से ही योग्यता प्राप्त की जा सकती है। 6 सी में खेती, कलाकृतियों का शोधन, कीमिया, रून का शोधन, ताओवादी कौशल और खेती की 100 कलाएं शामिल थीं। मुहुआ की साधना परिश्रमपूर्ण थी, लेकिन उसकी गति मध्यम से धीमी थी। बात सिर्फ इतनी है कि उनका आध्यात्मिक मूल दुर्बल था और उन्होंने कभी भी शारीरिक शोधन या आध्यात्मिक शक्ति के लिए ताओवादी आधार की स्थापना नहीं की, इसलिए उनकी साधना कुछ फीकी लगती थी।
आंतरिक संप्रदाय के भीतर से एक पंथदार अमर साधना एल्डर ने एल्डर मास्टर जून के चेहरे को ध्यान में रखा होगा और मोहुआ को बताया होगा, वास्तव में आप कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें केवल सीख दे सकता हूं। साधना का आधार साधना की गति, रक्त क्यूई, आध्यात्मिक शक्ति, साधना की क्षमता। खेती के बुजुर्ग ने कुछ देर रुककर फिर विनम्रता से कहा, सभी में सुधार की बहुत गुंजाइश है। मोहुआ को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि उसे निराश होना चाहिए या भावुक होना चाहिए। खेती के बुजुर्ग ने आगे कहा, तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखूंगा, बस वही करो जो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारी नींव थोड़ी कमजोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब साधना की बात आती है तो तुम्हें फिर भी और ज्यादा मेहनत करनी होगी और कम से कम अपने दायरे के साथ बने रहना होगा। अन्यथा यदि आप 3 साल बाद भी फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में हैं, तो आपको पीछे रखा जाएगा। मोहुआ चौंका, रोका गया। हाँ, एल्डर ने कहा, एक चक्र दोहराते हुए, और आप अपने बाद आने वाले जूनियर भाइयों और बहनों के साथ अगले 3 वर्षों तक अध्ययन करेंगे। अगर 3 साल के भीतर आप फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको पदोन्नत कर दिया जाएगा। अगर नहीं तो आप, यदि आपको कई चक्रों को दोहराना पड़ा तो दुर्भाग्यवश संप्रदाय के पास आपको छोड़ने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मोहुआ चिंतित हो गया, क्या वे सचमुच किसी को जाने के लिए कहेंगे? यदि वह आगे नहीं बढ़ता है तो क्या उसे भी चले जाने के लिए कहा जा सकता है? मोहुआ के विचारों को समझते हुए साधना बुजुर्ग ने दयालुता से कहा, चिंता मत करो, कोई भी आपको छोड़ने के लिए कहने की हिम्मत नहीं करेगा। एल्डर मास्टर जुन आपके पीछे खड़े हैं, इसलिए ताइक्सू गेट में कोई भी आपको जाने के लिए कहकर उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता। भले ही आपको 50 साल या 100 साल तक रहना पड़े, ऐसा नहीं है कि ताइक्सू गेट आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक ये बातें सीधे तौर पर नहीं कही जा सकती। साधना बुजुर्ग ने एक क्षण सोचा, फिर मोहुआ को सांत्वना दी। वास्तव में नींव स्थापना का मार्ग इतना कठिन नहीं है। जब तक आप बड़ों के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करते हैं और ईमानदारी से साधना करते हैं, तब तक आप इस क्षेत्र को पार कर जाएंगे और आपको छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। मोहुआ कुछ उलझन में था। फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण से लेकर मध्य चरण तक 3 वर्ष, मध्य चरण से अंतिम चरण तक 3 वर्ष और बड़े, क्या साधना बहुत कठिन नहीं है? क्या आधार स्थापना के मध्य क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष पर्याप्त है? मोहुआ ने पूछा। साधना बुजुर्ग ने उत्तर दिया, क्यूई शोधन और आधारशिला स्थापना वास्तव में कठिन नहीं है। पर्याप्त आत्मिक रत्नों और आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ एक सुअर को भी आधारशिला स्थापना स्तर तक बलपूर्वक खिलाया जा सकता है। क्यूई शोधन में कठिनाई इस बात में है कि मूल सिद्धांतों को कैसे मजबूत किया जाए और मूल को कैसे पोषित किया जाए, क्षेत्र को कैसे निखारा जाए और ताओवादी नींव को कैसे स्थापित किया जाए। नींव स्थापना में कठिनाई यह है कि ताओवादी नींव को कैसे मजबूत किया जाए, अपना रास्ता कैसे बनाया जाए और वहां से आगे कैसे बढ़ा जाए। विशुद्ध रूप से क्षेत्र के संदर्भ में वास्तव में दोनों में से कोई भी कठिन नहीं है। मुश्किल हिस्सा गोल्डन कोर के बाद आता है। खेती करने वाले बुजुर्ग ने आह भरी। स्वर्णिम कोर एक प्रमुख सीमा है। यह आध्यात्मिक मूल, रक्त क्यूई आधार, आध्यात्मिक शक्ति, ताओवादी आधार, ताओवादी समझ और साधना के अवसरों पर उच्च मांगे रखता है। गोल्डन कोर ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सिर्फ एकांत में साधना करके और स्पिरिट स्टोन्स जमा करके हासिल कर सकते हैं। कोर फॉर्मेशन साधकों के लिए, तेज साधकों को कई साल लगते हैं, धीमे साधकों को दशकों लगते हैं, और बहुत से साधक ऐसे हैं जो 100 साल से भी ज्यादा समय तक अटके रहते हैं। असाधारण प्रतिभा वाले कुलीन परिवार के बेटों में से भी कई अपने जीवन काल में गोल्डन कोर की सीमा को पार नहीं कर पाते। मोहुआ को अपने दिल में आशंका महसूस हुई। कोर गठन बहुत कठिन है, इसलिए यहां तक कि 5वीं कक्षा के परिवार में भी गोल्डन कोर साधकों को एक पुनर्तः कोर शक्ति माना जाता है। मोहुआ की चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर साधना बुजुर्ग ने उसे आश्वस्त किया, लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चाहे काम मुश्किल हो या आसान, आपको एक एक कदम उठाना ही होगा। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। यदि आप पूरे दिल से दाव के प्रति समर्पित हैं और विचलित नहीं हैं, तो बाधाएं, चाहे वे प्रत्यक्ष हो या गुप्त, दृढ़ संकल्प के साथ दूर की जा सकती हैं और आप उन सभी को एक ही बार में पार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चिंताओं और नुकसान के डर से भरे हैं, तो आप हर जगह ठोकर खाएंगे और आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति खो देंगे। गोल्डन कोर की दहलीज पर आपको लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ सकता है। जो कठिनाइयां किसी काम की नहीं हैं, उनके बारे में अपने दिल में नहीं सोचना चाहिए।
मुंह हुआ की आंखें चमक उठी और उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद एल्डर। आपके शिष्य इसे ध्यान में रखेंगे। खेती के बुजुर्ग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मुंह हुआ ने एक क्षण सोचा और फिर धीरे से बोला, बुजुर्ग, इस दुनिया में अधिकांश साधक केवल क्यूई शोधन का अभ्यास कर रहे हैं। साधना बुजुर्ग रुक गए, उनकी निगाह में एक अर्थपूर्ण गहराई थी। वास्तव में तब अगर वे जीवन भर क्यूई शोधन में ही उलझे रहते हैं तो उनकी समस्या ज्यादातर उनकी योग्यता नहीं है। उनकी साधना में बाधा का एक ही शब्द है। खेती करने वाले बुजुर्ग ने हल्के से कहा, गरीबी। मुंह हुआ को कुछ असहज महसूस हुआ। साधना बुजुर्ग ने मुंह हुआ को गहरी निगाहों से देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी जिसे उसने स्वयं नहीं देखा था। अंततः वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहा और उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम अभी फाउंडेशन स्थापना स्तर पर हो, बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। यदि आपकी साधना प्रगति धीमी है और आप एक कक्षा दोहराते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन यह थोड़ा शर्मनाक है। मुंह हुआ ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। ठीक है, एल्डर ने उसे याद दिलाया था। वर्तमान में अपने साथी शिष्यों के बीच वह जूनियर ब्रदर थे। यदि वह एक कक्षा दोहराता तो उसे अपने वर्तमान साथी शिष्यों को वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहन कहकर संबोधित करना पड़ता। इसका मतलब था पदानुक्रम में 2 कनिष्ठ रैंक नीचे आना। ऐसा नहीं चलेगा, कदापि नहीं। मुंह हुआ का चेहरा गंभीर था। उसे अपनी साधना में तेजी लानी होगी और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उसे किसी भी कक्षा को दोहराना नहीं चाहिए, अन्यथा वह जूनियर ब्रदर होने का अधिकार खो देगा। साधना बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गए। किसी कारण से मुंह हुआ अचानक अत्यधिक प्रेरित लग रहा था, लेकिन यह अच्छी बात थी। उसने कुछ और न कहने का निर्णय लिया। तथापि साधना बुजुर्ग ने मुंह हुआ की ओर फिर से देखा और मन ही मनाह भरी। कोर गठन कठिन है। आध्यात्मिक जड़ वास्तव में बहुत गरीब थी। यह अनिश्चित था कि क्या वह समय आने पर उस सीमा को पार कर पाएगी। अल्पविराम। मुंह हुआ को इन बातों की अभी भी जानकारी नहीं थी। साधना के अलावा कीमिया, कलाकृति शोधन और ऋण शोधन में उन्हें केवल सी ग्रेड दिया गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह स्थिर था। प्रशिक्षकों से लेकर उनके साथी शिष्यों और यहां तक कि स्वयं मुंह हुआ तक कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेकिन एल्डर यी, जो ताओवादी कौशल सिखाते थे और मुंह हुआ को बेहतर जानते थे, ने एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा, मैं भी तुम्हें केवल सी ही दे सकता हूं। मैं तुम्हें उच्च ग्रेड देना चाहता था लेकिन मैं नहीं दे सका। ये ठीक है, ये ठीक है। मुंह हुआ ने एल्डर यी को आश्वस्त किया। ताओवादी कौशल का वर्गीकरण 3 प्रकारों में विभाजित है: मंत्र, मार्शल आर्ट और तलवारबाजी। संप्रदाय के भीतर एक शिष्य के रूप में उनमें से किसी एक में निपुणता प्राप्त करना पर्याप्त है। आखिरकार आत्मा और शरीर की सच्ची द्वैत साधना, जिसमें तलवारबाजी में निपुणता भी शामिल है, प्रतिभा संपन्न कियानिक्स्यू राज्य की सीमा के भीतर भी अत्यंत दुर्लभ है और इसे साधारण साधकों के लिए मानक नहीं माना जाना चाहिए। विशेषकर मोह हुआ जैसे लोग जो ऐसे मानकों से नीचे के किसान हैं। एल्डर यी को अभी भी पछतावा हुआ और उन्होंने कहा, आप मंत्रों का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं और उनका कुशलता से उपयोग करते हैं। आपकी युद्ध प्रवृत्ति भी सामान्य साधकों से कहीं बेहतर है। लेकिन ये बातें कठोर मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है। मंत्रों का मूल्यांकन मुख्य रूप से आपके मंत्रों की श्रेणी और आपके द्वारा प्रबंधित मंत्र को आध्यात्मिक रूप से शक्ति प्रदान करने के चक्रों के इर्द गिर्द घूमता है। तो आपकी स्थिति प्रतिकूल है। आपके पास कोई भी महत्वपूर्ण शक्ति वाला मंत्र नहीं है। यह उल्लेख करते हुए एल्डर यी अचानक रुक गए। उसे वह दिन याद आ गया जब मुंह हुआ ने दाओरूम की जादू की कठपुतली को धूल में बदल दिया था और उस अज्ञात अत्यंत शक्तिशाली अग्नि मंत्र से खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया था। एल्डर यी ने भौहें चढ़ाईं, एक क्षण सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। ये गिनती में नहीं आता। यह कोई स्थिर मंत्र नहीं था, बस कुछ ऐसा था जो उसने संयोगवश बना लिया था। इसका उपयोग मूल्यांकन के लिए नहीं किया जा सकता। नियंत्रण खोने के इतने अधिक जोखिम के कारण इसका उपयोग लापरवाही से नहीं किया जा सकता। मुंह हुआ, ये बच्चा शायद इसे दोबारा इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? एल्डर यी ने जीवंत और चतुर चेहरे वाले मुंह हुआ को देखा और अचानक अनिश्चितता महसूस की। मुंह हुआ। एल्डर यी काफी देर तक हिचकिचाए, फिर सावधानी से बोले, पिछली बार वाला मंत्र फिर कभी मत इस्तेमाल करना, ठीक है? हम। मुंह हुआ ने सिर हिलाया। वह उस अंतिम मंत्र का पुनः प्रयोग नहीं करेगा।
लेकिन उन्होंने पहले ही एक नया संस्करण सुधार लिया था, भविष्य में वे इसके स्थान पर नए संस्करण का उपयोग करेंगे। अल्पविराम। इसके अलावा एक और कोर्स था जिसमें उन्हें सी ग्रेड मिला था और वह था ताओ साधना तकनीक। संरचनाएं, गोली, कलाकृति, रून भी ताओ साधना तकनीक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनके बड़े पैमाने, लंबी परंपरा, गहरी विरासत और अनेक अभ्यासियों के कारण इन्हें ताओ साधना में दृश्यमान शिक्षा माना जाता है और इन्हें अलग अलग विषयों में वर्गीकृत किया जाता है। फॉर्मेशन, पिल, आर्टिफैक्ट, रून के अलावा कई ताओ साधना कौशल भी हैं। ये कौशल या तो संरचनाओं, गोली, कलाकृति, रून से उत्पन्न होते हैं, या वे साधकों के दैनिक जीवन, उत्पादन और युद्ध से संबंधित होते हैं। यद्यपि ताओ साधना कौशलों में इन्हें कम सम्मान दिया जाता है। उदाहरण के लिए स्पिरिट प्लांट की खेती, भोजन, रक्त निष्कर्षण, खनन, संगीत, वाद्ययंत्र बजाना, आध्यात्मिक नृत्य, शतरंज कौशल, वास्तुकला आदि। यद्यपि बाहरी तौर पर सभी कहते हैं कि ताओ साधना तकनीकों को सभी श्रेणियों में समान रूप से सम्मान दिया जाता है, वास्तव में जब बात सामाजिक अंतःक्रियाओं की हो जाती है तो ये स्वाभाविक रूप से विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाती हैं। संगीत, वाद्ययंत्र बजाना, शतरंज और आध्यात्मिक नृत्य जैसे कौशल जो परिष्कृत प्रतीत होते हैं, अक्सर उच्च सम्मान में रखे जाते हैं, जबकि स्पिरिट प्लांट की खेती, खनन और वास्तुकला जैसे श्रम गहन कौशल को कुछ हद तक कम पसंद किया जाता है। संप्रदाय सख्त नियम लागू नहीं करता है। शिष्य किसी भी श्रेणी से सीख सकते हैं, बशर्ते कि उनकी रुचि हो, कम से कम कुछ सैद्धांतिक पहलुओं को समझने के लिए। लेकिन जब मूल्यांकन की बात आती है तो ध्यान अभी भी संगीत, वाद्ययंत्र बजाने, आध्यात्मिक नृत्य, शतरंज जैसे कौशल पर केंद्रित है, जो भविष्य में प्रमुख परिवारों के शिष्यों के लिए आवश्यक ताओ साधना कौशल हैं। मोहुआ जिन क्षेत्रों से परिचित हैं, जैसे स्पिरिट प्लांट की खेती, खनन और वास्तुकला, उन्हें संप्रदाय में मूल्यांकन स्कोर में नहीं गिना जाता है। विशेषकर भोजन। मोहुआ की माँ लियुरुहुआ भोजन बनाने में बेहद कुशल थीं। मोहुआ को यह विरासत रक्त वंश से मिली थी। भटकते समय अपने स्वामी, बूढ़े कुई, छोटे भाइयों और छोटी बहनों के लिए 3 दिन का भोजन तैयार करना उनकी जिम्मेदारी थी। यदि पाक कौशल वास्तव में परीक्षण किया गया था तो उसकी खाना पकाने की प्रतिभा के साथ वह शिष्यों के पूरे समूह को पूरी तरह से कुचल सकता था। दुर्भाग्यवश पाककला कौशल को मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया है। मोहुआ की एक भी ताकत का परीक्षण नहीं किया गया। परीक्षण में जो भी पाया गया उसमें वह अच्छा नहीं था। एक चीज को छोड़कर, शतरंज में दक्षता। मोहुआ सोचता था कि वह इसमें अच्छा है, क्योंकि चाहे वह टोंगक्सियन शहर में हो या सड़क पर घूम रहा हो, मोहुआ अक्सर दादाजी गुई के साथ शतरंज खेलता था जब भी उसके पास कुछ खाली समय होता था। मोहुआ का मानना था कि दादाजी गुई एक विशेषज्ञ थे और उनकी शतरंज की क्षमताएं असाधारण होनी चाहिए। चूंकि वह शतरंज में दादाजी गुई के साथ बराबरी की टक्कर ले सकता था और जीत की दर 50-50 बनाए रख सकता था, इसका मतलब निश्चित रूप से ये था कि उसकी शतरंज कौशल अच्छी थी। लेकिन जब वास्तविक मूल्यांकन आया तो वह हक्का बक्का रह गया। संप्रदाय की शतरंज प्रवीणता परीक्षा बहुत अधिक उपयोगितावादी थी, बहुत अधिक गणना की गई थी, हर चाल श्रमसाध्य रूप से रणनीतिक थी, षड्यंत्र से भरी हुई थी, इसमें कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने 18 मैच खेले और केवल 2 जीते। तभी मोहुआ को एक संभावना का एहसास हुआ। या तो संप्रदाय का शतरंज दर्शन स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण था, या वह और दादाजी गुई दोनों ही बहुत खराब शतरंज खिलाड़ी थे। मोहुआ थोड़ा हिल गया था। तारांकन, वह बुरा था, ये तो निश्चित है, लेकिन ये सोचना कि उसके कारण दादाजी गुई की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा। तारांकन। मोहुआ ने गहरी सांस छोड़ी। संप्रदाय व्यवहारिकता की अपेक्षा सिद्धांत को अधिक महत्व देता था। शायद ये सिर्फ ताइक्सु गेट नहीं था, हो सकता है कि संपूर्ण कियान लर्निंग स्टेट बाउंड्री इसी तरह संचालित होती हो। इस वजह से 100 कला ताओ साधना पाठ्यक्रम के लिए मोहुआ ने मुश्किल से ग्रेड सी अर्जित किया। अल्पविराम। ये 1 ग्रेड ए और 6 ग्रेड सी रिपोर्ट कार्ड उसके माता पिता के घर भेजा जाना था। कुछ अन्य शिष्य जिन्हें समान ग्रेड मिले थे स्पष्ट रूप से व्यथित थे और अपने शिष्यों को घर भेजने का साहस नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर मोहुआ को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड ली स्टेट को वापस भेज दिया, साथ में एक पारिवारिक पत्र भी भेजा जिसमें मोटे तौर पर लिखा था, प्रिय पिता और माता, मैंने सीखने की पूरी कोशिश की, लेकिन संप्रदाय प्रतिभाशाली लोगों से भरा है और मैं उनके बराबर नहीं पहुंच पाया। मैं थोड़े से अंतर से हार गया और मुझे 6 ग्रेड सी मिले। अफसोस की बात है, सौभाग्य से मेरी फॉर्मेशन कौशल अभी भी उत्कृष्ट है।
यहाँ तक कि कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के 8 महान द्वारों में से ताइक्सू गेट में मेरे गठन कौशल स्वर्गीय गौरव से बहुत कम नहीं है। एल्डर मास्टर झुन ने भी मेरी बहुत प्रशंसा की। अल्पविराम। इसके अतिरिक्त मैं ताइक्सू गेट में काफी अच्छी तरह से बस गया हूँ। ताओवादी दरबार से भी संपर्क स्थापित हो गया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नया साल आने वाला है, पिता और माता, कृपया अपने लिए कुछ स्वादिष्ट बनाइए। एक बार जब मैं गोल्डन कोर हासिल कर लूंगा तो मैं घर वापस आऊंगा। मोहुआ ने अपना रिपोर्ट कार्ड और पत्र दोनों घर भेज दिए। ली राज्य तक की यात्रा लंबी थी। यहाँ तक कि ली राज्य के भीतर भी तोंगशियान शहर काफी दूरस्थ था। उन्हें नहीं पता था कि परिवार का पत्र उन तक कब पहुंचेगा या उन्हें जवाब कब मिलेगा। अल्पविराम। वर्ष के अंत में मूल्यांकन के बाद 1 महीने तक नववर्ष की छुट्टियां होती थीं। संप्रदाय के शिष्य या तो घर लौट सकते थे या संप्रदाय में ही रह सकते थे। मोहुआ ने संप्रदाय में बने रहने का निर्णय लिया। ली राज्य बहुत दूर था, वो घर नहीं लौट सकता था। वह अपने मन में बस अपने माता पिता, एल्डर यू और टोंगशियान शहर के दूसरे पड़ोसियों, दोस्तों और बचपन के साथियों की कल्पना कर सकता था। वे इस समय क्या कर रहे थे? तारांकन। क्या वे इधर उधर घूम रहे थे, सड़कों पर टहल रहे थे, जानवरों की लड़ाई का आनंद ले रहे थे और तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे? तारांकन। क्या तोंगशियान शहर रंग बिरंगी सजावट से जगमगा रहा था, जीवंत और जीवंत? क्या रातों को जगमगाती आतिशबाजी से जगमगा रहा था? तारांकन। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे मेरे बारे में सोच रहे हैं। मोहुआ ने गहरी सांस ली। अल्पविराम। अगले दिन यूएर भी घर जा रहा था। जाने से पहले उसने अपना छोटा सा हाथ मोहुआ की आस्तीन पर कसकर जकड़ा हुआ था और उसकी आंखें नम थीं और वह मोहुआ को देख रहा था। वेनरेन वेई ने ये देखा और कहा, युवा मास्टर मो, क्यों न शांगगुआन परिवार के पास आकर नया साल मनाएं? मोहुआ ने सोचा और सिर हिलाया। मैं शांगगुआन परिवार को छोड़ दूंगा। शांगगुआन परिवार का बहुत प्रभाव था और निश्चित रूप से उनके कई नियम और प्रतिबंध थे। वह उनसे परिचित नहीं था, इसलिए उसे वहां सहज महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा शांगगुआन परिवार में संभवतः कुछ बुजुर्ग लोग थे जो बूढ़े लोमड़ियों की तरह चालाक और धूर्त थे। मोहुआ सहज रूप से ऐसे पूर्वजों से निपटना नहीं चाहता था और उनका ध्यान आकर्षित करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इसके बजाय गू परिवार के पास जाने के बारे में क्या ख्याल है? वेनरेन वेई ने फिर सुझाव दिया। मोहुआ रुक गया। गू परिवार, ये ठीक हो सकता है। अंकल गू के साथ वह पहले भी कई बार गू परिवार के पास आ चुके थे। इसके अलावा एल्डर मास्टर शुन ने बताया कि ताओवादी दरबार में गू परिवार को ईमानदार माना जाता था और उनके पारिवारिक रीति रिवाज काफी उचित थे। लेकिन मोहुआ अभी भी हिचकिचा रहा था। वह नए साल की छुट्टियों में फायरबॉल फॉरबिडन स्किल का स्वयं अध्ययन करना चाहते थे। यूएर ने मोहुआ की आस्तीन फिर से खींची, उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं। मोहुआ का दिल नर्म पड़ गया और उसने आह भरी, ठीक है। तारांकन। यूएर तुरंत मुस्कुराने लगी। इसलिए छोटी यूएर ने खुशी खुशी मोहुआ का हाथ पकड़ लिया और गू परिवार तक उछलती कूदती चली गई। वेनरेन वान मोहुआ को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सहजता से उसके संप्रदाय मूल्यांकन परिणामों के बारे में पूछा। मोहुआ के 1 ग्रेड ए और 6 ग्रेड सी के बारे में सुनकर वेनरेन वान कुछ आश्चर्यचकित हुए। उसने शुरू में सोचा था कि मोहुआ का फॉर्मेशन में कुशल होने का दावा सिर्फ बात है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में इसमें कुशल है। 8 महान द्वारों में से एक ताइक्सू द्वार पर फॉर्मेशन अध्ययन में ग्रेड ए प्राप्त करना निश्चित रूप से उल्लेखनीय था। वेनरेन वान को मोहुआ के लिए सचमुच खुशी महसूस हुई। जहां तक एकमात्र ग्रेड ए के बाद आने वाले 6 ग्रेड सी का सवाल है, वेनरेन वान ने सहज रूप से उन्हें खारिज कर दिया। आखिरकार कोई भी पूर्ण नहीं है। तारांकन। मोहुआ की परिस्थितियां भिन्न थीं, इसलिए उनका बहुत कठोर मूल्यांकन करना उचित नहीं था। तारांकन। वेनरेन वान ने मोहुआ से गर्मजोशी से कहा, इस जगह को अपने घर की तरह समझो, विवश महसूस मत करो। धन्यवाद चाची वान, मोहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गू चांगहुआ, जो पास में ही खड़ा था, निराश दिखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आखिरकार यह गू परिवार है। तारांकन। लेकिन वेनरेन वान की उपस्थिति में वह अपना अधिकार जताने का साहस नहीं कर सका। तारांकन। मोहुआ अस्थायी रूप से गू परिवार के साथ रहने लगा और कुछ दिनों तक यूएर के साथ खेला।
यूएर लंबे समय तक गु परिवार में नहीं रहेगा, क्योंकि वह शांगगुआन परिवार का वैध उत्तराधिकारी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक विशिष्ट स्थिति और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। योजना के अनुसार यूएर पहले कुछ दिनों के लिए गु परिवार में खेलेंगे, फिर नए साल के लिए शांगगुआन परिवार में वापस जाएंगे, और उसके बाद नए साल के लिए सम्मान देने के लिए वेनरेन परिवार से मिलेंगे। नए साल की छुट्टियां समाप्त होने पर ताइक्सू गेट वापस जाने से पहले वह 2 दिन के अवकाश के लिए गु परिवार के पास लौट आएंगे। मोहुआ संभवतः यूएर के साथ हर जगह नहीं जा सकता था, उसके पास नए साल से पहले केवल कुछ ही दिन थे जब वह यूएर के साथ गु परिवार में जा सकता था। कुछ दिनों की मौज मस्ती के बाद यूएर ने मोहुआ को अलविदा कहा। वह पूरी तरह उदास दिख रहा था क्योंकि वह शांगगुआन परिवार में लौट आया, जहां सख्त नियम उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद मोहुआ ने कुछ समय तक किंगजो शहर में घूमकर स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का अवलोकन किया और फिर विदाई लेकर संप्रदाय में लौटने की तैयारी की। हालांकि आप गु परिवार को सूचित किए बिना नहीं जा सकते थे। मोहुआ गु चांगहुई को खोजने गया। गु चांगहुई को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, न ही उन्होंने उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की। ये बच्चा बहुत ही चालाक चालों में लगा हुआ था। वह उसे संभाल नहीं पा रहा था और कोशिश भी नहीं करना चाहता था। तारांकन। एक बात है, गु चांगहुई ने कहा, दानव गुफा नष्ट हो गई है और अग्नि बुद्ध मर चुके हैं। ताओवादी दरबार तदनुसार पुण्य अंक आवंटित करेगा। मैं आपके लिए कुछ अंक गिन लूंगा, लेकिन इस तरह की चीजों के लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाई और लालफीताशाही है, इसलिए आपको कुछ समय तक इंतजार करना होगा। मोहुआ की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। मेरिट अंक अद्भुत थे। तारांकन। थोड़ी सी देरी ठीक थी, बशर्ते वे अंततः पहुंच जाएं। तारांकन। आखिरकार अंकल गु बहुत भरोसेमंद हैं। तारांकन। बात करने के लिए और कुछ खास नहीं था। गु चांगहुई आमतौर पर दूर रहने वाला इंसान था, इसलिए मोहुआ जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह उठ रहा था, कोई बाहर से अंदर आया। वह एक वृद्ध महिला थी, जिसका रंग लाल था और स्वभाव प्रसन्नचित्त था। वह गु परिवार के विस्तारित रिश्तेदारों में से एक वरिष्ठ सदस्य लग रही थी। गु परिवार की बुजुर्ग महिला अंदर आई और मुस्कुराते हुए गु चांगहुई से बोली, चांगहुई, तुम्हारा वापस आना बहुत कम होता है। मैं तुमसे शादी के प्रस्ताव पर बात करना चाहती थी। गु चांगहुई का चेहरा काला पड़ गया। मोहुआ, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, पलके झपकाता हुआ चुपचाप वापस बैठ गया। उसने चुपके से अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया, मेज पर रखी फलों की प्लेट से खरबूजे का एक टुकड़ा उठाया और एक निवाला खा लिया। उल्कापिंड संप्रदाय के नेता ग्रैंड एल्डर ताइशांग डलुओ, स्वर्गीय अमर वांशो सम्राट के लिए धन्यवाद। गु चांगहुई का चेहरा बहुत अप्रिय था। वह काफी देर तक चुप रहा और तब तक कुछ नहीं बोला जब तक उसने अपना सिर घुमाकर मोहुआ को तरबूज खाते हुए नहीं देखा। 2 चमकदार जीवंत आंखें उसे चुपके से देख रही थीं और उसने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मोहुआ वास्तव में जाना नहीं चाहता था। आज उसके मुंह में तरबूज असाधारण रूप से मीठा था, लेकिन ये देखकर कि अंकल गु का चेहरा बर्तन के तल के समान रंग का था, मोहुआ ने अनिच्छा से आह भरी और उठकर जाने वाला था। उसके बगल में गु परिवार की एक महिला बुजुर्ग उत्सव से भरे चेहरे के साथ मोहुआ को गलत दिखते हुए देखा और तुरंत गु चांगहुई को डांटा। वास्तव में एक बच्चे के लिए चीजों को कठिन बनाने का क्या मतलब है? वह तो यहाँ बैठा तरबूज खा रहा है, वह तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? ऐसा नहीं है कि हम कोई शर्मनाक काम कर रहे हैं। ये तुम्हारी चाची की बारी नहीं है, लेकिन तुम्हें सचमुच अपने इस बुरे स्वभाव पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। ताओ दरबार में तुम उन पाप साधकों और दुष्ट साधकों के प्रति कठोर हो सकते हो, लेकिन गु परिवार में लौटने के बाद हम सब रिश्तेदार और बुजुर्ग हैं। तुम ये चेहरा किसे दिखा रहे हो? गु चांगहुई बुजुर्ग की डांट से अकड़ गया। महिला एल्डर के बोलने के बाद उसने फिर से एक दोस्ताना भाव अपनाया और विनम्र और मनमोहक मोहुआ को देखकर प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। ये बच्चा सचमुच सुंदर है और कितना बढ़िया स्वभाव है। अन्य कुलीन परिवारों के बेटों की तरह नहीं, जिनमें से कुछ अपने अच्छे दिखने के बावजूद भोग विलास से उत्पन्न अहंकार से भरी आंखों, स्वार्थी और दबंग स्वभाव वाले होते हैं। ये बच्चा अलग है। उसकी निगाहें शुद्ध, उत्साही और जीवंत हैं, देखने में ईमानदार और विनम्र हैं। महिला एल्डर जितना अधिक उसे देखती, उतना ही वह उसे पसंद करती। ये पहली बार था जब उसने मोहुआ को देखा था और वह उसकी स्थिति से अनजान थी। लेकिन ये सोचकर कि वह गु परिवार में आ सकता है और गु चांगहुई के सामने तरबूज खा सकता है, वह गु परिवार का कोई भतीजा या रिश्तेदार होना चाहिए।
बड़े परिवार के कारण ये बुजुर्ग सभी युवा पीढ़ियों को नहीं पहचान सके। इसके अलावा बड़े त्योहारों के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के आने जाने के दौरान कुछ अपरिचित बच्चों का आसपास होना सामान्य बात है। महिला बुजुर्ग मुस्कुराए और मुंह हुआ से बोली, बच्चे डरो मत, अपना समय लेकर खाओ। तुम्हारे अंकल गु बाहर से ठंडे लेकिन अंदर से गर्म हैं। उनके शब्द अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन उनसे डरो मत, बस अपने तरबूज का आनंद लो। मुंह हुआ ने अपनी मासूम स्पष्ट बड़ी आंखों से आज्ञाकारी ढंग से कहा, धन्यवाद एल्डर जी। फिर वह आत्मविश्वास से अपनी सीट पर बैठ गया। गु चांगहुई को अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस हुई। चाची आप, मेरा क्या? महिला बुजुर्ग तुरंत गु चांगहुआई के पास बैठ गईं और अपने लिए एक कप चाय बनाई। न तो कबीला आपका प्रबंधन करता है और न ही आप स्वयं का प्रबंधन करते हैं। वानर अब शादीशुदा है, उसके पति और बच्चे हैं, इसलिए उसका दखल देना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी मौसी बीच में नहीं आई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। गु चांगहुआई का चेहरा कठोर और जिद्दी था। महिला बुजुर्ग ने धीरे से आह भरी और अधिक धीरे से बोली, ये लड़की 100 फूल घाटी के प्रत्यक्ष वंश हुआ परिवार से है, लगभग आपकी ही उम्र की है, लेकिन थोड़ी छोटी है। अब 100 फ्लावर वैली में वह इनगेट की प्रशिक्षक है। उसकी साधना अभी फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में है। हाँ, फाउंडेशन स्थापना के शिखर पर। इसे देखते हुए गोल्डन कोर उसके लिए बहुत दूर नहीं है। उसकी उम्र में फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में होना वास्तव में थोड़ा पुराना है, लेकिन जैसे ही वह दायरे को तोड़ती है और गोल्डन कोर की ओर बढ़ती है, वह उम्र बिल्कुल सही है। आप दोनों की उम्र करीब है और कल्टीवेशन के मामले में वह आपसे थोड़ी छोटी है, इसलिए आपको हर समय उसकी देखभाल किए बिना थोड़ा अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। आप गु परिवार के प्रत्यक्ष वंश से हैं, वह हुआ परिवार के प्रत्यक्ष वंश से हैं। आप एक दाव कोर्ट कैनन है और वह 100 फूल घाटी में एक प्रशिक्षक है। एक बार जब वह गोल्डन कोर तक पहुंच जाती है तो वह एक एल्डर बन जाएगी। ये वास्तव में एक उपयुक्त जोड़ी है। आहा, मुंह हुआ जो किनारे से सुन रहा था बार बार सिर हिला रहा था। गु चांगहुई ने मुंह हुआ को शिष्टाचारपूर्वक आंख मिलाई। महिला बुजुर्ग नाखुश थी। आंटी आपसे बात कर रही हैं, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। तुम अब जवान नहीं रहे, हर समय उन पाप साधकों से मौत तक लड़ने के बारे में सोचना बंद करो। अपने बारे में अधिक चिंता करो। गु चांगहुआई को स्थिर देखकर महिला बुजुर्ग ने आह भरी और फुसफुसाया, आप एक कुलीन परिवार के पुत्र हैं। कबीले के भीतर चाहे आपकी साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वंश के बिना, वंश की निरंतरता के बिना आप अंततः हाशिए पर होंगे। क्या आपके परदादा के साथ भी ऐसा ही नहीं हुआ था? उनके जीवन में कोई संतान या बेटी नहीं थी। उनकी उच्च साधना थी, उनके शब्द कबीले में कानून थे, लेकिन जब उनके जीवन का अंत निकट आया तो उन्हें अपनी सारी विरासत दान करनी पड़ी। अब जब वह चला गया है और उसका दांव नष्ट हो गया है तो उसके लिए धूपबत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है। त्योहारों पर मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो उसके लिए वेदी की व्यवस्था करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और धूपबत्ती जलाता हूं। वो स्वर्ग शून्य तक पहुंच गया और फिर भी यह ऐसा था, आप एक स्वर्ण कोर के रूप में तो और भी कम। परिवार के आत्मा पत्थरों, गोलियों, आध्यात्मिक कलाकृतियों का उल्लेख नहीं करना। गु चांगहुआई ने खांसते हुए मुंह हुआ की ओर देखा, जो चुपचाप उसके बगल में बैठा था और बड़े ध्यान से अपना तरबूज चबा रहा था। अधीर होकर महिला बुजुर्ग ने कहा, बात मत बीच में बोलो, वह तो बच्चा है, तुम बोलोगी तब भी वह नहीं समझेगा। गु चांगहुआई अवाक रह गया। इस बच्चे के पेट में कई पुराने और धूर्त दानव साधकों से भी अधिक चालाकी है। आप सचमुच इस बच्चे का असली चेहरा नहीं देख सकते। गु चांगहुआई अंदर से असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन बोलने में बहुत आलसी था, कहीं ऐसा न हो कि उसे फिर से अपनी चाची से डांट पड़े। महिला एल्डर ने रुककर पूछा, मैं कहाँ थी? गु चांगहुई जवाब नहीं देना चाहता था। तभी मोह हुआ ने बगल से कहा, आप कबीले के आत्मा पत्थरों, गोलियों और आध्यात्मिक कलाकृतियों के बारे में बात कर रहे थे। ओह ठीक है, महिला बुजुर्ग ने मोहुआ की ओर मुस्कुराते हुए कहा और फिर गु चांगहुआई को घूरते हुए कहा, परिवार के आत्मा पत्थर, गोलियां, आध्यात्मिक कलाकृतियां, वे निश्चित रूप से उन शाखाओं को प्राथमिकता देंगे जिन्होंने अपने परिवारों की स्थापना की है और जिनके कई वंशज हैं। एक बार जब आप शादी कर लेते हैं तो दो परिवारों का जुड़ना एक दूसरे का समर्थन करता है और कई लोगों के साथ उन्हें धमकाया नहीं जाएगा। वास्तविक लाभों के साथ वे एक दूसरे की मदद करेंगे और समृद्ध पानी बाहरी लोगों के खेतों में नहीं बहेगा। उल्कापिंड महान प्रायोजक स्वर्गीय अमर 1000 वर्षीय सम्राट के लिए धन्यवाद _2 आप अपने दम पर हैं,
जब आप कबीले में धमकाए जाते हैं या आपके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो आपका बचाव करने वाला कोई नहीं होता है। तुम अभी भी जिद्दी हो और तुम सुनते नहीं। बुजुर्ग महिला जैसे जैसे बोलती जा रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गू चांगहुई की अभिव्यक्ति भी सुखद नहीं थी। मुंह हुआ ने उसे किनारे से याद दिलाया, बड़े आप विषय से भटक रहे हैं। महिला बुजुर्ग चौंक गईं। मुंह हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, शादी। ओह ठीक है। महिला बुजुर्ग ने मुंह हुआ की ओर कृतज्ञता से देखा, मैं तो लगभग भूल ही गई थी, शादी ही सबसे महत्वपूर्ण है। महिला बुजुर्ग ने गू चांगहुआई से कहा, वह 100 फ्लावर वैली की लड़की है, जब तुम्हारे पास समय हो तो उससे मिलो, बातचीत करो, देखो कि क्या तुम दोनों मिल सकते हो। अगर तुम साथ दोगे तो मैं किसी को प्रस्ताव के साथ 100 फ्लावर वैली भेजूंगा। हम इसमें और देरी नहीं कर सकते। महिला बुजुर्ग ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि लड़की बेहद खूबसूरत है, फूलों और जैद की तरह, लगभग एक स्वर्गीय अमर, आपके लिए एकदम सही जोड़ी। अल्पविराम। गू चांगहुई की अभिव्यक्ति सुन्न हो गई थी, लकड़ी की कठपुतली की तरह। मुंह हुआ को तो यहां तक संदेह हो गया कि क्या उसने अपनी चाची की कही कोई बात सुनी भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही है। अंततः महिला बुजुर्ग ने निष्कर्ष निकाला, तो फिर बात तय हो गई, जब तुम फ्री होगे तो मैं एक मीटिंग का प्रबंध कर दूंगा। काम खत्म करने के बाद वह जल्दी से चली गई। मुंह हुआ ने अंततः अपने मुंह में तरबूज खाना समाप्त कर दिया। उसने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि फूलों और जैद जैसी सुंदरता एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण आदमी के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या ये सच है कि फूलों और जैद जैसी सुंदरता या फूलों जैसी जैद जैसी लगती है। मुंह हुआ को लगा कि अंकल गू उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसे मेरिट पॉइंट भी दे रहे हैं, इसलिए उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने रहस्यमयी अंदाज में इशारा किया, अंकल गू, मैं 100 फ्लावर वैली से किसी को जानता हूँ, क्या मुझे आपके बारे में पूछना चाहिए? मुंह हुआ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके मुंह में स्पिरिट फ्रूट ठूस दिया गया। ये गू चांगहुआई था जिसने इसे भरा था। मुंह हुआ ने गू चांगहुआई को घूरा, स्पिरिट फ्रूट लिया, उसे काटा और पाया कि वह काफी मीठा है, इसलिए उसने कुछ और निवाले खा लिए। खाना खाते समय मुंह हुआ को मामला याद आ गया। उसने आह भरते हुए कहा, अंकल गू, आलोचना नहीं कर रहा, पर आप जवान नहीं हो रहे। अगर मौका मिले तो आपको उससे मिलना चाहिए। मुंह हुआ ने आधे रास्ते में ही गाड़ी रोक दी क्योंकि उसने देखा कि माहौल खराब हो गया था। उसने ऊपर देखा और अंकल गू का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया था, जो गुस्से से फटने ही वाला था। मुंह हुआ ने तुरंत संकेत समझ लिया, अगर तुम उसे नहीं देखना चाहते तो भूल जाओ, मैं चला जाऊंगा। और ऐसा कहकर वह भाग गया। गू चांगहुआई ने मुंह हुआ को एक पल में गायब होते देखा और असहाय होकर आह भरी, उसे सिरदर्द होने लगा। अल्पविराम। लिविंग रूम से बाहर निकलने के बाद मुंह हुआ ने विचार किया। 100 फूल घाटी फाउंडेशन स्थापना, लेट स्टेज इन अ गेट, प्रशिक्षक, फूल और जैद जैसी सुंदरता। उन्हें हमेशा लगता था कि इन विवरणों में कुछ अजीब बात है। जैसे ही मुंह हुआ चलते हुए सोच रहा था, उसने अचानक देखा कि महिला बुजुर्ग गू चांगहुआई की चाची ज्यादा दूर नहीं गई थी। उसकी आंखें चमक उठीं और वह दौड़कर ऊपर आया और चिल्लाया, ज्येष्ठ। महिला बुजुर्ग ये देखकर चौंक गई कि यह मुंह हुआ था, फिर मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम होंग है। सभी मुझे एल्डर होंग कहते हैं, आपको भी ऐसा ही कहना चाहिए। एल्डर होंग। मुंह हुआ ने तीखे स्वर में उत्तर दिया। एल्डर होंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, आप किस परिवार से हैं? गू परिवार से तो नहीं, मेरा उपनाम मो है। मुंह हुआ ने कहा, मो। एल्डर होंग ने भौहें चढ़ाईं। कियानेक सुए राज्य की सीमा में गू परिवार से जुड़े उपनाम मो वाले कोई भी परिवार नहीं थे। मैं आंटी वान को जानता हूँ, मुंह हुआ ने कहा। एल्डर होंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन फिर उन्हें बात समझ में आ गई। आंटी वान, वेनरेन वान, ये या तो शांगुआन परिवार या वेनरेन परिवार से संबंध होना चाहिए। चूंकि बड़े परिवार विवाह और रिश्तों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए जब तक वे करीबी न हो उन पर नजर रखना वास्तव में कठिन होता है। चूंकि उसने उस युवती को आंटी वान कहा था, इसलिए वह निश्चित रूप से कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। एल्डर हॉर्न की मुस्कान और भी गर्म हो गई। वह गू परिवार के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी। उसे युवा मोहुआ को यूएर की स्थिति से जोड़ने का विचार नहीं आया। एल्डर हॉन्ग मुस्कुराए, क्या तुमने स्कूल में दाखिला ले लिया है? मोहुआ ने सिर हिलाया, मैं ताइक्सू गेट का शिष्य हूँ।
एल्डर हॉन्ग ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, 8 महान द्वारों में से एक में प्रवेश पाना वास्तव में प्रभावशाली है। लेकिन एल्डर हॉन्ग को फिर आश्चर्य हुआ। बच्चा रक्त की आध्यात्मिक शक्ति में कमजोर लग रहा था और उसकी आध्यात्मिक जड़ भी कमजोर थी। वह ताइक्सू गेट में कैसे पहुंचा? ऐसी योग्यता के साथ क्या ताइक्सू गेट वास्तव में उसे स्वीकार करेगा? हालांकि उन्होंने आगे कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि पहली मुलाकात में ऐसे शर्मनाक सवाल पूछना उचित नहीं था। एल्डर हॉन्ग, मेरे पास आपसे एक प्रश्न है। एल्डर हॉन्ग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर कहा, आगे बढ़ो और पूछो। मुंह हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं अक्सर अंकल गू के साथ खेलने के लिए गू परिवार के पास आता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने अंकल गू के माता पिता को कभी नहीं देखा। चांगहुआई के साथ खेल रहे हो? एल्डर हॉन्ग ने आश्चर्य से कहा। उसने ये भी सोचा कि वह ऊपर देखकर देख ले कि क्या सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। चांगहुआई के साथ कौन खेलना चाहेगा? अपने भयंकर स्वभाव के बावजूद यह अच्छी बात है कि वह लोगों को डराता नहीं है। वे संभवतः क्या खेल सकते हैं? क्या आप न्यायालय अधिकारी होने का नाटक कर रहे हैं, केस निपटाने, वारंट जारी करने और दुष्ट साधकों को पकड़ने का काम कर रहे हैं? एल्डर हॉन्ग ने उलझन में अपना सिर हिलाया। ये बच्चा वान एर को जानता है। संभवतः ये वान एर के लिए ही था कि चांगहुआई इस बच्चे का मनोरंजन कर रहा था। एल्डर हॉन्ग ने चुपचाप सोचा। जहां तक चांगहुआई के माता पिता का सवाल है। एल्डर हॉन्ग हिचकिचाए, फिर आह भरते हुए बोले, वे मर चुके हैं। मुंह हुआ चौंका, मर गया? एल्डर हॉन्ग ने पास में ही एक मंडप ढूंढकर बैठ गए और धीरे से कहा, ये कोई राज नहीं है, इसे तुमसे छिपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी बारीकियां ऐसी नहीं हैं जिन पर मैं बात कर सकूं। और अपने अंकल गू के सामने ये बात मत उठाना।